नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज से आपकी जो लड़के दिल्ली पुलिस और एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनकी जीएस कवर कराई जाएगी। आज हम साइंस की क्लास लेके आए हैं, जो साइंस का पोर्शन आता है एनटीपीसी में और दिल्ली पुलिस में, तो उसको हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और बाकी की जो स्टैटिक पोर्शन है जीएस का, वो भी आपका जल्दी स्टार्ट हो जाएगा एक आध दिन में। तो आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो पहले हम स्टार्टिंग में जो पढ़ेंगे वो हम फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं साइंस का पोर्शन। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए। और यहाँ पर जो है आप ये भी लिख लीजिए कि ये जो है क्लास मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये एनटीपीसी के लिए है और दिल्ली पुलिस के लिए है। ये दो एग्ज़ाम जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसमें साइंस का पोर्शन अच्छा खासा देखने को मिलता है, तो उसके लिए आप इस क्लास को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि हाँ, हम फिजिक्स को पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब क्या रीज़न है फिजिक्स को पढ़ने का। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि जो हमारा यूनिवर्स है तो उस यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी नेचुरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसके बारे में हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो पहले जो है अलग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पता लगाया, तो उसके बेसिस पे कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं। ठीक है, तो उन प्रिंसिपल को रीड आउट करने के लिए उन प्रिंसिपल्स को जो है इस प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल दुनिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम फिजिक्स का यूज़ करते हैं। कहाँ फिजिक्स, आप ये देखिए कहाँ नहीं है। अगर मैं आपको आम भाषा में बोलूँ तो फिजिक्स क्या है। फिजिक्स एक ऐसा वो प्रिंसिपल है जो हर जगह यूज़ होता है। मतलब आप बाथरूम में नहा रहे हैं, आपका साबुन गिर गया। अब आप देखते हैं कि उस साबुन को आप उठाते हैं, जब जो फर्श पे जब आपका साबुन गिरा, तो जब आप उसको उठाते हैं तो क्या होता है, अब वो उठता नहीं है। क्यों? सरफेस टेंशन वहाँ पे लग गया। तो क्या अप्लाई हुई? फिजिक्स अप्लाई हुई। दूसरा मतलब कहीं पे भी आप जो है कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जो है किसी न किसी प्रिंसिपल, फिजिक्स के प्रिंसिपल का यूज़ होता है। तो इसलिए हम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम वो उन चीज़ों को जान सकें जो फिजिक्स के लॉज प्रिंसिपल्स हमारे लिए बनाए हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गई वो चीज़ें। तो जो है डेफिनेशन पे ज़्यादा नहीं जाना है। अब सीधे सीधे मैं वो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं आपके, और ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए पहला टॉपिक है आज का, क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ अब एक्चुअली होता क्या है, आप इसको ध्यान देखिए। क्वांटिटीज़ का मतलब क्या होता है। क्वांटिटीज़ जो है आपकी किसी भी भौतिक वस्तु है, कोई भी जो है ऐसी चीज़ है जिसको आप छू सकें, उस काउंट कर सकें, गिन सकें, उसको हम जो है फिजिक्स में बोला जाता है, उसको हम किसी न किसी क्वांटिटी में डिफाइन करते हैं, जिससे कि हम उसको एक तरीके से कुछ ना कुछ नंबर दे सकें। ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं क्वांटिटी। ठीक है, अब फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में क्वांटिटी समझ में आ गया कि क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। अब मैं सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। फिजिक्स में क्वांटिटी को दो एरिया में बांटा गया है। एक तो होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ से बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में का मतलब क्या होता है इनका। स्केलर का मतलब क्या है, वेक्टर का मतलब क्या है। स्केलर का मतलब होता है कि जो क्वांटिटी जिसको हम किसी नंबर से डिफाइन कर सकें। नंबर से डिफाइन करने का मतलब ये है, जैसे कि मान के चलिए, मेरा बस कहने का मतलब ये, अगर मैं इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो इसको आप ऐसे समझिए कि वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और जो है इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, प्लस डायरेक्शन। समझे मेरी बात आप। मतलब जो क्वांटिटी है उसको अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर रहे हैं, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो स्केलर क्वांटिटी होगी। और अभी एग्जाम्पल से समझेंगे, और एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन आता है, ये भी मैं बताऊंगा। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, मतलब उसका कुछ मान होगा, कुछ हम जो डोनेट कर रहे हैं 10 20 30 40 50 कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उसके साथ डायरेक्शन भी होगा। तो वो क्वांटिटी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन अगर आता है आपका, क्वेश्चन कैसे बनता है कि बताइए कि जो है ऐसे पूछ लेगा कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो अब आप जान चुके हैं कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड को हिंदी में शायद परिमाप बोलते हैं, परिमाप होता है। और वेक्टर क्वांटिटी में परिमाप और डायरेक्शन दोनों होती हैं, दिशा भी होगी और डायरेक्शन भी होगा।
अब यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब आते हैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्वेश्चन क्या आता है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिखवा रहा हूँ, उसको नोट डाउन करके लिख लेना। इन्हीं में से आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा और उसमें नीचे ऑप्शन दे देगा, फिर इसमें बोलेगा 1 2 है, 1 2 3 है, 1 2 3 4 चारों है, इस तरीके से। ठीक है, तो जो मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ ना वो लिख लीजिए बहुत ध्यान से। स्केलर क्वांटिटी, एक मिनट, हाँ, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एग्जाम्पल। अब ये हेडिंग डाल के इसको सारे जो मैं लिखवाऊँ वो सारे के सारे नोट डाउन कर लेना, मतलब एक भी नहीं छोड़ना है, बस ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले लिखिए वॉल्यूम। ठीक है, फिर लिखिए वर्क, फिर लिखिए लिखिए टेम्परेचर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर लिखिए डेंसिटी, ठीक है, और इसके बाद लिखिए इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। उसके बाद लिखिए स्पीड, एनर्जी, ठीक है, टाइम, एरिया, लेंथ, ब्रेथ तो समझ ही गए मैं जब एरिया आ गया। ठीक है, और अब जो ये मैं रेड पेन से जो लिख रहा हूं ये आपके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कैलोरीज, ठीक है, प्रेशर, ठीक है, पावर और एंट्रोपी। ठीक है, और आपका कोई बचा, मास, ठीक है, वॉल्यूम हो गया, वर्क हो गया, टेम्परेचर हो गया। ठीक है, हाँ, इतने जो है आप इनको मतलब ये नोट डाउन करके लिख लेना। अब इन्हीं में से क्वेश्चन आता है कि बोलेगा कि निम्न में से कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। उसमें दे दिया वॉल्यूम, एनर्जी और आपका करंट डेंसिटी और फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वॉल्यूम, और क्योंकि आपने एग्जाम्पल सारे नोट कर रहे हैं तो आपको पता है वॉल्यूम और डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है, तो आप क्या मारोगे, ओनली 1 और 2 मार्क करके जाओगे। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बस इनको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, मतलब ये जो एग्जाम्पल आपने अभी नोट डाउन करे हैं इनका मतलब क्या है। देखिए, मतलब ये है कि वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो देखिए, मान के चलिए ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, और ये सिलेंडर जो है आपका, मान के चलिए इस सिलेंडर में 5 जो है, चलिए इस एग्जाम्पल को छोड़ते हैं, दूसरे एग्जाम्पल से देता हूँ मैं आपको। हाँ, जैसे कि इसको देखिए, ये एक बंदा है, ठीक है, और ये जो है जा रहा है इधर, मतलब ये जा रहा है, सिर्फ मैं यहाँ पे अभी डायरेक्शन नहीं बनाऊंगा, ये जा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने बोल दिया 10 जो है मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, अब क्या है, जब मैंने इसको बोला कि ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, मैंने ये नहीं बताया कि जो है, मैंने ये बोला 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, अब जब मैंने आपसे ये बोला कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि हमें नहीं पता किस डायरेक्शन जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट जा रहा है, साउथ वेस्ट जा रहा है, बस मैंने बस आपको ये बताया कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, डायरेक्शन नहीं दी। तो जब डायरेक्शन नहीं दी मैंने, तो क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। ये मैं बोलना चाहता है कि हमने सिर्फ क्या करा, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है 10 मीटर पर सेकंड का, ये मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है।
ठीक है। इस ऐसी क्वांटिटी को जब हम डिफाइन करते हैं तो इन क्वांटिटी को हम बोलते हैं आपका स्केलर क्वांटिटी। मेरी बात समझ में आई आपको? अब जैसे कि मान के चलिए, और मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि ये जो है आपका, ये एक टेबल है मान के चलिए। मतलब मान लीजिए कि ये एक डेस्क टाइप है और वो रखी हुई है ये, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने आपसे ये बोला कि जो है इस पे आप प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। इस पे आप प्रेशर लगा रहे हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं आप इस पे, आप इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, इस पॉइंट पे ये, यहाँ से आप अपने हैंड के थ्रू, हैमर के थ्रू, किसी के भी थ्रू आप इसमें प्रेशर डाल रहे हैं। तो मैंने आपसे बोला कि आप प्रेशर डाल रहे हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं। आपको पता है प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। एक पर यूनिट एरिया में ये जो एक छोटा सा, इसको अगर मैं मान लूँ ये कोई यूनिट है, इस पर अगर जितना फोर्स लगेगा उसको हम प्रेशर बोलते हैं, उसको हम प्रेशर बोलते हैं। तो इसमें कोई डायरेक्शन लगी क्या? मतलब इसमें कोई ये बताया कि हाँ, मैंने आपसे ये बोला कि 35 डिग्री पे प्रेशर लगाइए, ये 35 डिग्री पे प्रेशर लगाइए, ऐसा मैंने कहीं बोला आपसे? मैंने आपसे ये बोला कि यहाँ पे प्रेशर, इस पे प्रेशर डाल दीजिए आप। तो आपने क्या करा, अपना हाथ लिया, इस पे रखा और आप प्रेस करने लगे इसको, ठीक है। तो हुआ क्या, उससे उस पर प्रेशर आया, इस पे फोर्स लगा का मतलब प्रेशर आया इस डेस्क पे प्रेशर आया। तो उससे क्या हुआ कि जो है आपकी एक यूनिट बनी, क्या, प्रेशर की यूनिट बनी। और हम प्रेशर को क्या जानते हैं? प्रेशर को हम जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स लगाया जाता है उसको हम प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। ये बात मेरे मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। तो इसमें मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई डायरेक्शन यूज हुई नहीं हुई। कैसे? क्योंकि मैंने आपको कोई डायरेक्शन नहीं दी है, तो इसीलिए प्रेशर जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इस प्रेशर को लगाने के लिए कोई डायरेक्शन का यूज़ नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ आपके 35 डिग्री पे आप जो है क्या नाम है प्रेशर लगाइए 35 डिग्री पे, तो आपको तब क्या होता है कि आप एंगुलर प्रेशर यूज़ करते। तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं डायरेक्शन का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेशर है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि पावर है आप, जैसे कि पावर, अब पावर को ले लीजिए। पावर का क्या है कि ये एक जो है आपका, ये एक बल्ब है भाई, ठीक है, ये एक बल्ब है। तो जो है क्या नाम है, अब हमें नहीं पता कितने, मान के चलते हैं हमें नहीं पता कितने वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। 220 वोल्ट 5 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। अब ये आपको ये चीज़ लोगों को नहीं, जिनको पता होगी अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो जो है पावर जो होती है उसको नापने का होता है P=VA, वोल्टेज इंटू एम्पियर। तो 5 वोल्ट आ रही है इंटू 200, सॉरी 5 एम्पियर का, 5 एम्पियर आ रही है करंट जो है वो 5 एम्पियर आ रही है, और 220 वोल्ट आ रही है, ठीक है। तो आप लगा लो कितना हो गया, 1000 और मतलब 1100, ठीक है। 1100 वॉट का ये बल्ब है। तो अब ये 1100 वॉट है, इसमें कोई मतलब आप मुझे ये बताओ, क्या कुछ मैंने ये बताया करंट इधर से आएगी, करंट इधर से आएगी, करंट इधर से आएगी, कुछ ऐसा बोला नहीं? करंट आ रही है, बल्ब जल रहा है, और आप इसकी जो है कितने वॉट का आप वॉट नाप ले रहे हो, तो उसमें कितनी पावर खर्च हो रही है आपको पता चल रहा है। तो मेरा जो कहने का मतलब बस ये है कि इसमें कोई ना कोई किसी चीज का डायरेक्शन का यूज नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं जो है वेक्टर वेक्टर क्वांटिटीज पे, ठीक है। हेडिंग डालो वेक्टर क्वांटिटीज एग्जाम्पल। अब वेक्टर क्वांटिटीज मैंने आपको बताया वो क्वांटिटी जिसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी इसमें होता है, उसको हम बोलते हैं, मतलब विदाउट डायरेक्शन आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और विदाउट डायरेक्शन आप उसको मतलब इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते उसको, जो है आप कहीं पे जो है यूज़ नहीं कर सकते। डायरेक्शन आपको बताना ही बताना पड़ेगा। जैसे कि अब एग्जाम्पल लिखो इसके खटाखट। फोर्स, आपको बताना पड़ेगा कि फोर्स किधर लगाना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो डायरेक्शन देना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन का यूज होता है। वेलोसिटी,
देखो जब तक स्पीड को कोई डायरेक्शन नहीं पता है, तब तक मतलब जब तक आप रनिंग कर रहे हैं लेकिन नहीं पता कि किस डायरेक्शन में है, तब तक वो स्पीड है, और जब उसकी डायरेक्शन मिल जाती है तब वो वेलोसिटी कहलाती है। बस इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा। एक्सीलरेशन, ठीक है। ग्रेविटी आपको पता ही है, हमेशा नीचे ही लगती है। डायरेक्शन लेस जो है, मतलब डायरेक्शन लेस क्वांटिटी नहीं है, डायरेक्शन के साथ है। इम्पल्स, ये एज इट इज उठ के आ जाएंगे आपके एग्जाम में, एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल ही पूछे आते हैं। मोमेंटम, टॉर्क, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, और ड्रैग, इसको सबको नोट डाउन करना। फ्रिक्शन, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी मैं एवी से लिख दे रहा हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वेट, अब आप कहेंगे कि वेट सर जो है कैसे हो गया, आप जो है कोई वेट लटकाइए, अभी मैं इसको समझाऊंगा। हाँ, वेट, और आगे वोल्टेज, ठीक है। थ्रस्ट, करंट डेंसिटी, इन सारे एग्जाम को नोट कर लेना, रट्टा मार लेना बढ़िया तरीके से। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये आपके वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब जिसकी देखिए मतलब इसमें क्या है, इसमें यह है कि आपको जब इन क्वांटिटी का जब आपको यूज़ करने को दिया जाएगा, या फिर जो ये क्वांटिटी होती है इनके साथ डायरेक्शन भी बताई जाती है, इनको आप तभी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि फोर्स है, आपको ये एक जो है 1 kg का ये एक जो है वेट है, तो देखो जब ये वेट है तो आपको पता है, और ये इस यहाँ पे ये जो है हैंग हुआ है, इसको लटका रखा है, ठीक है। अब आप देखो 1 kg का वेट है, तो आपको पता है ग्रेविटी की वजह से वेट का जो भार है वो नीचे ही लगता है, तो देखो डायरेक्शन है इसमें, ठीक है। अब आपने यहाँ से फोर्स लगाया, तो फोर्स किधर लगाया, इधर लगाया, तो एफ के लिए आपको बताना पड़ेगा डायरेक्शन किधर है, तो डायरेक्शन इधर है। तो इस तरीके से जो है फोर्स हो गया आपका, और वेट हो गया, इसमें डायरेक्शन इंक्लूड है कि नहीं है। अब जैसे कि फ्रिक्शन है, अब जैसे कि ये एक आपका ये आपका रफ प्लेन है। रफ प्लेन का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो है हल्के हल्के वो हैं, ठीक है। अब आपको पता है फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मतलब उसमें डायरेक्शन पहले से पता है हमें। अब यहाँ से एक बॉल आती है और वो यहाँ पे चढ़ना शुरू करती है, क्योंकि ये रफ प्लेन है तो यहाँ फ्रिक्शन कैसे किधर लगेगा, अपोजिट लगेगा। तो मतलब डायरेक्शन हमें पता है ना, क्या कि यहाँ से जब बॉल जो है इधर जाएगी, बॉल जो है जब प्लेन के ऊपर चढ़ेगी, तो क्योंकि ये रफ प्लेन है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रफ प्लेन है ये रफ प्लेन है, तो रफ प्लेन में जो है फ्रिक्शन जो है लगेगा यहाँ पे है। जब फ्रिक्शन लगेगा तो स्पीड के जो बॉल की जो डायरेक्शन है स्पीड की, उसके अपोजिट लगेगा, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर जो है फ्रिक्शन लगेगा। तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें एक तरीके से डायरेक्शन का पता था कि डायरेक्शन अपोजिट में लगता है। तो जितनी भी ये क्वांटिटी होती है वेक्टर, उसमें मोटी मोटी बात यह है कि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का यूज़ होता है, और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड का यूज़ होता है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे इतनी बात। अब आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं इनको सबको नोट डाउन कर लेना, ये एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ लिया था। अब आगे का टॉपिक है, अब हमने जो है अब हम आगे देखेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। जो क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, और जो क्वांटिटीज़ हैं इनको मतलब कोई ना कोई तो यूनिट देनी पड़ेगी ना, जिससे कि हम इनको डिफाइन कर सकें, है ना, जिनको हम उस यूनिट के थ्रू हम इनको काउंट कर सकें, इसलिए हम लोगों को उनको यूनिट देना पड़ेगा। तो देखिए यूनिट हमने जो है
इसके लिए एक टॉपिक, इसके लिए एक जो है क्या नाम है पॉइंट, वो है टॉपिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट फिजिक्स में दो तरीके से करे जाते हैं, मतलब दो तरीके से हम जो है यूनिट देते हैं। एक तो होती है फंडामेंटल यूनिट्स, एक तो होती है फंडामेंटल यूनिट, और दूसरी की होती है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है, फंडामेंटल यूनिट्स वो होती हैं, अब फंडामेंटल यूनिट की बात करते हैं। फंडामेंटल यूनिट होती हैं जो स्टैंडर्डली पहले से बनाई गई हैं और उनको हम एज इट इज़ फॉलो करते हैं और वो इंडिपेंडेंट हैं। बस ये तीन चीज़ें ध्यान रखिए इसके लिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहली चीज़ ये है कि ये स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं ये, ठीक है। नंबर 2, ये जो है इंडिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट यूनिट होती हैं, ठीक है। इन ये दो चीज़ें ध्यान रखिए। फंडामेंटल यूनिट समझ में आ गई होंगी। फंडामेंटल यूनिट्स वो होती हैं, वो यूनिट जो स्टैंडर्डली पहले बनाई गई थी और वो उनको एज इट इज़ अब यूज़ करा जाता है ड्राइव्ड यूनिट के लिए, और वो इंडिपेंडेंट होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे कि लेंथ है, लेंथ को हम जब अभी सिस्टम पढ़ेंगे तो हम मीटर में नापते हैं, ठीक है। अब आप एक बात ये बताइए मुझे, लेंथ को मीटर में नापते हैं और यह है मास, ठीक है। मास को हम जो है केजी में नाप रहे हैं, ठीक है, ग्राम में केजी में, लेकिन हम केजी में नापते हैं। चलिए, अब क्या मास लेंथ पे डिपेंडेंट है? नहीं है ना। तो ये जो यूनिट है मास, ये जो यूनिट है लेंथ, ये इंडिपेंडेंट मतलब फंडामेंटल यूनिट्स हो गई है। मेरा कहने का मतलब ये है। अब बात करते हैं ड्राइव्ड यूनिट की। ड्राइव्ड यूनिट वो होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स के थ्रू बनाई जाती हैं। जैसे कि अब इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं आगे, एरिया। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ को हम मीटर में नापते हैं और ब्रेथ को भी हम मीटर में नापते हैं। तो एरिया की जो यूनिट है वो आती है हमारी मीटर स्क्वायर। तो ये जो मीटर स्क्वायर है ये डिपेंड किस पे है? लेंथ पे और ब्रेथ पे। तो मतलब आप ये देखिए, ये जो एरिया है इसकी जो यूनिट है मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर ब्रेथ की जो है यूनिट और लेंथ की यूनिट इस पे डिपेंड करती है। तो ड्राइव्ड यूनिट कौन सी हुई? ड्राइव्ड यूनिट वो हो गई जो कि फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करती हैं और जो फंडामेंटल यूनिट्स के थ्रू बनाई जाती हैं, वो होती हैं ड्राइव्ड यूनिट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। समझ में आ गया मेरे ख्याल से। आपके समझ में आई होंगी चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चन आता है ड्राइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट्स में क्या डिफरेंस होता है, तो वो ये होता है। आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे अब हम जो है क्या नाम है, कुछ सिस्टम पढ़ने वाले हैं, और ये जो है ये यूनिट के सिस्टम है। इन यूनिटों के थ्रू हम जो अभी हमने क्वांटिटीज पढ़ी उनको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग डालो सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या है? देखिए, हम 4 तरीके के सिस्टम पढ़ते हैं। इन जो अभी हमने ऊपर फिजिकल क्वांटिटीज़, जो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज़ हमने अभी देखी, उनको डिफाइन करने के लिए हम 4 तरीके के सिस्टम यूज़ करते हैं। एक तो होता है CGS, दूसरा आपका होता है FPS, तीसरा आपका होता है MKS, और चौथा आपका होता है SI सिस्टम, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 4 यूनिट होते हैं। CGS का मतलब क्या है? CGS का मतलब ये है कि जो है हम क्या है यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था लेंथ, अभी हम ऊपर बात कर रहे थे ना, लेंथ की, ब्रेथ की, लेंथ, और यहाँ पे मास और जो है टाइम। ठीक है। अब क्वेश्चन कभी कभार ऐसा आ जाता है कि जैसे कि ये बताइए कि इनमें से कौन सी जो है फंडामेंटल यूनिट है। तो आप ध्यान रखिए कि लेंथ, मास, टाइम ये एक फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, तो चाहे आप ऊपर लिख लीजिए इसको
लेंथ मास टाइम और लिख दे रहा हूँ मैं नीचे, टाइम, ये एक फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। टाइम को हम सेकंड में नाप रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ तो देखिए, लेंथ मास टाइम को सीजीएस में हम क्या करते हैं, हम लेंथ को ग्राम में, सॉरी, लेंथ को सेंटीमीटर में, लेंथ को सेंटीमीटर में और मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में, इसमें हम नापते हैं। एफपीएस में क्या है, एफपीएस में लेंथ को हम नापेंगे फुट में, हाँ, और मास को नापेंगे पाउंड में और टाइम को सेकंड में नापेंगे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना वो होता है एमकेएस, ठीक है। और एमकेएस का ही थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एसआई यूनिट, जिसमें कि हम उसके जो नोटेशन है उनका भी यूज़ करते हैं। एमकेएस क्या है, एमकेएस में हम लेंथ को नापेंगे मीटर में, जो कि आप देख रहे हैं वही हम यूज़ कर रहे हैं अभी तक, और मास को नापते हैं केजी में, किलोग्राम में, ठीक है। अब ये देखिए केजी लिखा मैंने, ये नोटेशन है, वैसे तो किलोग्राम लिखा जाएगा यहाँ पे, मैंने लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और एस मतलब टाइम को नापते हैं सेकेंड में, ठीक है। कभी बार क्वेश्चन आ जाता है, अगर इजी पेपर बनेगा तो आता है कि एमकेएस पद्धति के हिसाब से लेंथ मास टाइम को हम किस किस में नापते हैं, तो इसमें नापते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए। अब बात करते हैं चौथे की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसआई सिस्टम क्या है, एसआई सिस्टम जो है एमकेएस सिस्टम का थोड़ा अपग्रेडेड फॉर्म है, और इसके अंदर हम 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़ते हैं, जो कि आपको उनकी यूनिट्स भी याद रखनी है, और जो है उनके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे कि ऐसे सिस्टम के बारे में आपको मैंने बताया कि एमकेएस का जो है थोड़ा सा अपग्रेड सिस्टम है, इसमें जो एमकेएस वाला पार्ट है वो तो सेम है, मतलब वो हम इसी की तरह नापेंगे, ठीक है, सेम एज, लेकिन बाकी की कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करी गई थी, तो वो हम देख लेते हैं। तो उसमें पहली चीज़ आती है आपकी जो है, हाँ, उसमें पहली चीज़ आती है आपकी इलेक्ट्रिक करंट। तीन तो सेम है, मास, सॉरी, जो है आपका, हाँ, आपका टाइम, लेंथ और आपका मास, ये तो सेम है, ये तो एमकेएस की तरह नापेंगे एसआई सिस्टम में, लेकिन कुछ चीज़ें और जो ऐड करी गई हैं उनको मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहला जो इसमें जो ऐड कराया गया है वो है इलेक्ट्रिक करंट। तीन तो सेम तरीके से नापेंगे, बताया मैंने, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है हम एम्पियर में नापते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। ठीक है, आगे, और इसके बाद और ऐड करा गया टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है हम केल्विन में नापते हैं, ठीक है। और जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको शायद हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं आपका, मुझे हिंदी में देखिए एक्चुअली ध्यान नहीं, इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता हो गया, और शायद प्रकाश तीव्रता बोल देंगे, ठीक है, देख लीजिएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको ये बहुत बार पूछा गया है, कैंडिला, इसको मैं रेड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो कैंडिला में जो है हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नापते हैं। तो देखिए 7 बोले थे मैंने, 3 ये हो गए, 3 6, एक और बचा, वो है आपका जो कि इम्पॉर्टेंट है और आपको ज़्यादातर यही पूछा जाता है, इसका है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम जो है इसको नापते हैं मोल में। अब इसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, क्यों हम मोल में नापते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई सब्सटेंस, मतलब कोई पदार्थ की बात हो रही है, अगर हिंदी में बात करें तो कोई पदार्थ,
ठीक है, और ये हो गया सब्सटेंस। ठीक है, कोई सब्सटेंस कोई पदार्थ है तो आपको पता है वो एटम से मॉलिक्यूल से मिलके बना है। तो क्या है, अगर कोई सब्सटेंस कोई पदार्थ उसमें जो है एटम की संख्या जो है ना वो 6.023 इंटू 10⁻23 इतनी होती है, तो उसको हम 1 मोल काउंट करते हैं, 1 मोल। और 1 मोल को ही हम क्या बोलते हैं, आवोगाद्रो नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आवोगाद्रो नंबर। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रट लेना, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। सीधे सीधे पूछेगा कि 1 तो क्या हुई है, तो क्या सीधे सीधे क्या आ गया, सीधा सीधा आ गया 1 मोल। 1 मोल इक्वल्स टू, 1 मोल का मतलब ये है कि उसमें इतने एटम होने चाहिए, इतने एटम्स हैं अगर, तो वो 1 मोल के बराबर है। ठीक है, वो सब्सटेंस, तो हम उसको जो है मोल में नापते हैं, सीधे सीधी बात बताऊं। और मोल को हम क्या बोलते हैं, 1 मोल को हम बोलते हैं आवोगाद्रो नंबर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको किस तरीके से जो है यूनिट्स जो है वो डिफाइन करी गई हैं। तो इतना आपको समझ में आया, अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे है, आगे देखिए, आपको मैं बताऊं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपसे डायरेक्टली पूछी जाती हैं यूनिट के तौर पे कि इसकी ऐसा यूनिट क्या है, इसकी ऐसा यूनिट क्या है। तो उन चीज़ों को जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो उनको आप जो है अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। देखिए, जैसे कि आपको एरिया का पता है, लेंथ का पता है, जो है वेलोसिटी, वेलोसिटी 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 का को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो वो क्या होगी, वो होगी ms-1। मैं ये इस चीज़ की बात कर रहा हूँ आपसे। ये क्या है, ये एक तरीके से ऐसा यूनिट्स हैं जो अभी मैंने आपको बताया था, ये आगे कि हमने SI जो है SI सिस्टम पढ़ा। इसमें क्या है, इसमें हम नोटेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसको हम SI यूनिट बोलते हैं। जैसे कि आपका जो है पूछ लेगा कि टेम्परेचर की SI यूनिट क्या है, तो टेम्परेचर को तो हम वैसे डिग्री सेल्सियस में नापते हैं ना। अगर वो बोल देगा कि SI यूनिट, तो हम केल्विन बताएंगे वहाँ पर, हम यहाँ पे डिग्री सेल्सियस नहीं बोलेंगे। मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए SI यूनिट। ठीक है, आगे वेलोसिटी हो गया, और देखिए, और आपका फोर्स, आपसे पूछ लेगा फोर्स। ये मैं वो है जो जो आपसे पूछे आते हैं। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है जो कि आपसे पेपर में पूछी जाती है। इसको रेड से लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये पूछी जाती है। वो है आपकी न्यूटन। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आगे, और लीनियर मोमेंटम, अगर पेपर अच्छा बनेगा तो आपसे लीनियर मोमेंटम का पूछ लेगा। लीनियर मोमेंटम जो है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और उसको हम नापते हैं kg। ठीक है, और वेलोसिटी का आपने भी पढ़ा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। ये वो सारे मतलब वो हैं, ये सारी वो क्वांटिटीज़ हैं जिनका आपसे पूछा जाता है। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेशर। तो देखिए, प्रेशर को जो है फोर्स पर यूनिट एरिया, मैं आपको उस टाइम एक्सप्लेन कर रहा था, फोर्स कितना, फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगाएंगे वो प्रेशर हो जाता है। जैसे कि आप कील लीजिए, कील की जो टिप है उस पर आप प्रेशर लगाइए, तो जो कील की टिप होगी उस पर जितना प्रेशर लग रहा होगा टिप पे, तो वो कैसे निकालेंगे, उस टिप का पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा है, तो वो प्रेशर कहलाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इसको कैसे, इसका जो स्टैंडर्ड जो है ऐसा यूनिट है वो है पास्कल। इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन में मिलते हैं, डायरेक्ट। ठीक है, और वैसे
वैसे आप इसको कैसे लिखेंगे, न्यूटन, वैसे और करके लिख दे रहा हूँ, न्यूटन NM -2। ठीक है, और आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे कि वर्क, ठीक है, वर्क वर्क को हम सीधे सीधे जूल में नापते हैं। ये सारे मतलब एज इट इज पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको जो है हमेशा ध्यान रखिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर अच्छा बनेगा तो वो है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, उसका जो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट होता है वो होता है टेस्ला और वेबर। इनको मतलब रट लेना है। ठीक है, ये जितने आपको मैंने लिखवाए हैं, जैसे कि वर्क को हम यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका, कितना जो है फोर्स लग रहा है अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले के थ्रू बताए गए हैं। तो देखिए, ये टेस्ला जो आपको जो याद करने वाली है, फॉर्मूले वॉर्मूले नहीं आएंगे, जो आएंगे वो यूनिट आएगी कि टेस्ला वेबर किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड की है, वर्क की जूल में नापते हैं, प्रेशर को पास्कल में नापते हैं। ठीक है, लीनियर मोमेंटम को केजी पर मीटर सेकंड में नापते हैं, फोर्स को न्यूटन में नापते हैं, वेलोसिटी, ये मैंने आपको बताई है, ऐसा यूनिट्स हैं। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और हैं, कुछ यूनिट्स और हैं, जो है उनको आप और देख लीजिए। पेज ऐड कर देता हूँ, एक सेकंड। हाँ देखिए, कुछ चीज़ें और हैं, उनको और देख लीजिए। मतलब ये वो चीज़ें हैं, ये कुछ यूनिट्स और हैं जो कि पूछी जाती हैं डायरेक्टली, तो उन चीज़ों को और देख लीजिए। देखिए, एक जो है आपका क्वेश्चन आता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है। ठीक है, आप पुराना पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, क्या कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर पर पारसेक, ये होता क्या है। तो जरा है, तो ये डाल लो, हेडिंग डाल लो आप, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, ये क्या है, ये एक डिस्टेंस यूनिट है। बस पहले तो ये चीज़ रट लेना, ये एक डिस्टेंस की यूनिट है। जैसे कि मीटर क्या है, एक डिस्टेंस की यूनिट है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, इससे डिस्टेंस नापते हैं। किसकी नापते हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जैसे कि सन, मून, अर्थ। ठीक है, इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से नापते हैं। तो इसमें इसको सीधे सीधे याद रखिए, 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल जो है यूनिट की वैल्यू होती है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, एक हो गई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दूसरी आपकी आती है लाइट ईयर। अब पूछते हैं कि लाइट ईयर क्या है, अगर पूछ लिया आता है लाइट ईयर क्या, और ये आप पुराना पेपर उठा के देखो, एनटीपीसी में आया हुआ है ये क्वेश्चन। लाइट ईयर ये भी एक डिस्टेंस यूनिट है, ये भी एक डिस्टेंस यूनिट है। और 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है, 1 लाइट ईयर की वैल्यू होती है आपकी 9.46 इंटू 10⁻15। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, पारसेक। इसको बोलते हैं पैरेलैक्स सेकंड, PARALLEX पैरेलैक्स सेकंड। अब इसमें सबसे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो चीज़ ध्यान रखनी की, जो क्वेश्चन आते हैं ये तो याद रखना है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की 1 AU क्या होता है, 1 लाइट ईयर क्या होता है, पारसेक क्या होता है, ये तो याद रखनी है। इनकी डेफिनेशन भी आप सुन लीजिए। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब पता चल गया आपको कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। लाइट ईयर का मतलब क्या हो गया कि लाइट को एक साल में लाइट कितनी ट्रेवल कर पाएगी, कितनी डिस्टेंस, तो वो कर पाती है 9.46 इंटू 10⁻15। ठीक है, पारसेक का मतलब क्या होता है, 1 पारसेक जो होता है, 1 पारसेक की वैल्यू होती है 1 पारसेक की वैल्यू होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है,
ये पार्सेक की वैल्यू होती है। अब यहाँ तक तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे हम, इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, वो ये है क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर अच्छा पेपर होगा तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि ये 3 दे दिए जाएंगे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेक, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, मतलब बढ़ते से घटते कदम में। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि जो ये नोट करके लिख लीजिएगा क्या, कि जो पार्सेक है वो सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ी डिस्टेंस होती है वो, ठीक है। उसके बाद लाइट ईयर आती है, ठीक है, और उसके बाद आती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये जो इनमें रिलेशन होता है, ये रिलेशन हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ पार्सेक सबसे बड़ी डिस्टेंस यूनिट होती है, फिर लाइट ईयर और फिर एई। तो देखिए इतना जो टॉपिक है आपका जो है वो मैंने वो करा दिया। आज यूनिट टॉपिक खत्म हो गया कि यूनिट्स वगैरह के बारे में जो पूछा जाता है, ठीक है, वो यूनिट्स मैंने करा दी हैं आपको सारी सारी। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये तो एनटीपीसी में आए, लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये दोनों क्वेश्चन लास्ट ईयर के एनटीपीसी क्वेश्चंस में भी आए हुए हैं डायरेक्टली। तो जो है इन चीज़ों को अच्छे तरीके से देखिए और इनसे नोट्स बनाते चलिए। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए, इतना मोर देन सफिशिएंट है, और भी कुछ फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे के जो लेक्चर आएंगे वो जो है जल्दी जल्दी आपको लेक्चर मिलेंगे, और आपकी एग्ज़ाम से पहले आपको जो टारगेटेड जीएस है दिल्ली पुलिस के लिए और एनटीपीसी के लिए कंप्लीट करा दी जाएगी, ठीक है। तो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और जो है अगर आप कुछ और भी पर्टिकुलर कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, थैंक यू।